चलो आज उसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा लेक्चर है? ये 9 है। 9। चलो तो उसका इक्वेशन बता दिए थे ना, डी ब्रॉगली का। वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू यस सर। एच बाई पी या फिर एच बाय एम वी। और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या था? एच बाय अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, यही था ना? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, तुम लोग को इसमें बताया होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो q इंटू वेलोसिटी। एनर्जी जो होता है वो चार्ज इंटू, हम लोग अगर v क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करेंगे तो टोटल एनर्जी उस केस में कितना आ जाएगा? उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। पढ़े होगे ना ये, फिजिक्स में ये फॉर्मूला पढ़े होगे। एनर्जी इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते थे ना हम लोग, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस q इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है ना। इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ ए चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल q is accelerated through pd मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस v from rest, then de Broglie wavelength is ठीक है, रेस्ट से उसको एक्सेलरेट किया गया। पहले वो रेस्ट में था, जैसे ही वो मोशन में आएगा तो उसका सारा एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वहां पे क्या आ जाएगा? क्यू इंटू जो भी एनर्जी जनरेट होगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और वो क्यू इंटू वी से उसका वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो इस केस में लेमडा क्या आ जाएगा? लेमडा इज इक्वल टू एच बाय अंडर रूट 2m, मतलब m हो गया वहां पे मास ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, और के ई के जगह क्या आ जाएगा? क्यू इंटू बी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये एक दूसरा फॉर्म हो गया काइनेटिक एनर्जी का। अगर तुमको दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, अगर दिया हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसे उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जो सरकमफेरेंस होता है ना, द सरकमफेरेंस ऑफ द nth ऑर्बिट, ठीक है, किसी भी nth ऑर्बिट का जो सरकमफेरेंस होगा, 2πr वाला जो फॉर्मूला होता है, सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं? 2πr, तो वो हमेशा इक्वल टू होगा, इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू n टाइम्स, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू n टाइम्स ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सरकमफेरेंस nth ऑर्बिट का क्या आ जाएगा? 2 पाई इंटू आर, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ये हमेशा इसका वैल्यू जो होगा ये किसके इक्वल होगा? n टाइम्स जिस ऑर्बिट का बात कर रहे हैं, और इनटू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस ऑर्बिट में वेवलेंथ कितना है। तो ये ध्यान रखना, 2πrn इज इक्वल टू n लेमडा। तो ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा। और वेवलेंथ हम लोग यहाँ पे लेमडा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डी ब्रॉगली का जो इक्वेशन है उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे लेमडा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड, डी ब्रॉगली से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बनाए हो तुम लोग डी ब्रॉगली से? नहीं। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये बनाओ। टू पार्टिकल्स
X and Y are in motion. If lambda associated, lambda wavelength है, associated with particle X is 4 into 10 to the power minus 8 meter, and calculate the wavelength associated with particle Y if its momentum is half of x. ठीक है, करो. ये फर्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 1. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है. दूसरा ये बन रहा है. Yes, sir.
वाह, कितना टाइम लगा रहे हो। पहला वाला हो गया। सर मेरा 8.03 इंटू 10⁻⁻8 आ रहा है, वेवलेंथ ऑफ वाई। 8 into 10⁻⁻। हाँ, सिंपली डबल हो जाएगा इसका। ये आ रहा है ना, यस सर, वेवलेंथ ऑफ 8 into। डायरेक्ट इसका डबल हो जाएगा, 8 × 10⁻⁸ मीटर, ये आ जाएगा। सर पॉइंट में आएगा तो पॉइंट को नेग्लेक्ट कर देंगे, 0.03 को। क्या पॉइंट में आ रहा है? 8.03 इंटू 10⁻⁻8। 0.03 आएगा ही नहीं। सर एक बार सॉल्व कीजिए ना, मेरा दूसरा आंसर है। दूसरा आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर बताओ। सर 7 आ रहा है। सिंपली 7 सर। सर 7 into 10⁻8। देखो यार, फॉर्मूला क्या होता है लेमडा का? लेमडा इज इक्वल टू h/p होता है। यहाँ पे बोला गया है मोमेंटम जो है, y का मोमेंटम जो होगा x का हाफ होगा, मतलब p ऑफ y दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ p ऑफ x। लिख सकते हैं ये। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लेमडा ऑफ y या लेमडा ऑफ x पहले निकालते हैं। तो लेमडा ऑफ x क्या आ जाएगा, h प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय p ऑफ x। और लेमडा ऑफ y अगर लिखोगे तो लेमडा ऑफ y क्या होगा, लेमडा ऑफ y इज इक्वल टू h प्लैंक्स कांस्टेंट बाय p ऑफ y। अब इन दोनों का अगर रेशियो ले लें हम लोग, लेमडा x बाय लेमडा y, ये रेशियो क्या आ जाएगा, h बाय पी एक्स इंटू पी वाई बाय एच। एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा, लेमडा x बाय लेमडा y। अब पी वाई के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 1/2c 1/2 2px। पी एक्स, और नीचे पी एक्स है, तो पी एक्स कैंसिल आउट हो गया। तो लेमडा एक्स और लेमडा वाई में क्या रिलेशन आ गया, कि लेमडा वाई लिख सकते हैं हम लोग 2 टाइम्स लेमडा एक्स लिख सकते हैं। बोलो। यस। तो बस यहाँ पे कहाँ पॉइंट और कुछ आएगा। लेमडा एक्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 4 into इंटू 10⁻⁻8 मीटर। तो लेमडा वाई कितना आ गया, 8 इंटू 10⁻⁸ मीटर। यही निकालना था क्या, आया समझ में सबको। हेलो, यस सर सर। फिर से समझाइएगा ना थोड़ा। हेलो, यस सर। कौन कोई पूछ रहा है क्या कुछ? यस सर, यस कोई सर, पूछ। क्या बोलो। फिर से सर समझाइए। फिर से कौन सा पार्ट में समझ में नहीं आया बताओ। सर ये लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद से। लेमडा का वैल्यू पुट करेंगे, लेमडा एक्स दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। लेमडा एक्स क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया हुआ है, लेमडा एक्स 4 इंटू 10⁻⁸ दिया हुआ है। तो लेमडा वाई हो गया 2 टाइम्स लेमडा एक्स, यहाँ से निकाले ना हम लोग। रेशियो जब लेंगे लेमडा एक्स बाय लेमडा वाई का, ये रेशियो क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लेमडा वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेमडा एक्स। आया समझ में।
Yes, sir. Yes, sir. लैम्डा एक्स का वैल्यू तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। क्या जिसका पॉइंट में आ रहा था समझ में आया? पॉइंट में आ रहा है क्या? कैसे किए थे तुम? यस सर। सर पुट कहाँ करके से? किए थे। लैम्डा लैम्डा का x इज इक्वल टू h बाई पी एक्स, उससे उससे वैल्यू निकाल लिए। उसके बाद मोमेंटम ऑफ जो y होगा उसको x बाई 2 कर दिए थे। मतलब एक वेरिएबल मान लिए थे a, मोमेंटम ऑफ x को a मान लिए थे और मोमेंटम ऑफ y को a बाई 2 ले लिए थे। तो पहले वाले इक्वेशन से a निकाल ली और उसको हम सब्स्टिट्यूट कर दिए दूसरे चलो इक्वेशन में। चलो, किसी को डाउट है इसमें अभी भी, या हो गया सबको? क्लियर है ना सबका? बोलो। यस सर। चलो अब बनाओ सेकंड वाला। अगर पहला हो गया तो सेकंड वाला बनाओ। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? बन गया? That 2.208 into 10 to the power minus 34. Sir, 2.2 into 10 to the power 34 meter. यही आया सर 2.208। लैम्डा निकालना है ना? ये आ जाएगा 2 पॉइंट कितना बोल रहा है? 208 208 into 10 to the power minus 34। माइनस 34 मीटर। यही आ रहा है सबका, देख लो। मेरा 2.212 into 10 to the power Yes, sir. minus 34 आ रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा। यस सर। ठीक है, जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है। मास तुमको दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, और h प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू पता ही है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv पुट करोगे। ये क्या आ जाएगा? 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 बाय मास कितना दिया हुआ है? 0.1 kg, और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 30 मीटर पर सेकंड। 30। तो बस इसी को सॉल्व करना है, इससे जो वैल्यू आएगा वही लैम्डा है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये लैम्डा जो आ रहा है ना 10 टू द पावर माइनस 34 है, मतलब बहुत ही कम वैल्यू है। एक्चुअली ये जो नैनोमीटर होता है वो 10 टू द पावर माइनस 9 ही होता है, एंगस्ट्रम 10 टू द पावर माइनस 10 ही होता है। माइनस 34 है, मतलब समझ रहे हो कितना? उसका भी ऑलमोस्ट 9 टाइम्स या उसका भी 14 टाइम्स ज्यादा है एंगस्ट्रम से भी। ठीक है ना? 14 टाइम्स और उससे कम है। ये वैल्यू कोई भी सिग्निफिकेंस होल्ड नहीं करता है। ठीक है, मतलब इस वैल्यू को हम लोग कभी भी मेजर नहीं कर सकते। ये बहुत ही टू स्मॉल हो गया, ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन जो है उससे भी बहुत ज़्यादा छोटा हो गया ये। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक्चुअली में जो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस है या डी ब्रॉगली का इक्वेशन जो भी है,
ये सिंपली अप्लाई होता है, इसका सिग्निफिकेंस तब भी होल्ड करेगा जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में हम लोग बात करें। माइक्रोस्कोपिक मतलब दो टाइप के पार्टिकल होते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल्स, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब लेवल के, एटॉमिक लेवल के जो पार्टिकल्स हैं उनको माइक्रो पार्टिकल्स बोलते हैं। और जो ऑर्डिनरी हमारे डेली लाइफ में हम लोग जो पार्टिकल्स देखते हैं, बड़े साइज का पार्टिकल हो गया, तो वो हो गया मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, जो रेगुलरली हम लोग देखते हैं वो सारे, जैसे यहाँ पे बॉल हो गया या कुछ भी जो रेगुलर डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं वो माइक्रोस्कोपिक हो गया। और माइक्रो मतलब हुआ जो एटॉमिक लेवल का, 10⁻⁻10 या 10⁻⁻15 के ऑर्डर का, वो माइक्रोस्कोपिक हो गया। तो एक्चुअली डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस है, उसका सिग्निफिकेंस तभी होल्ड करेगा जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी ब्रॉगलीज इक्वेशन is applicable only in case of microscopic particles। ठीक है, ये ध्यान रखना, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग दोनों केस में, बट इसका सिग्निफिकेंस जो होगा वो होल्ड करेगा सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की जब हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, अप्लाई हम लोग दोनों केस में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अप्लाई किए हम लोग, इसमें एक बॉल था, तो बॉल ऑब्वियसली ये माइक्रोस्कोपिक में आएगा क्योंकि इसका मास 0.1 kg और स्पीड इतना है। ठीक है, तो मास 0.1 kg, वो तो माइक्रोस्कोपिक। इलेक्ट्रॉन का मास देखते हो वो कितना कम होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg है, तो उसके रेंज से तो ये कहीं 10⁻30 टाइम्स ज्यादा है ये। ठीक है, तो इसमें देखो, इसके लिए हम लोग जब वेवलेंथ निकाले तो 10⁻34 आ गया, मतलब ये ऑलमोस्ट जीरो सिग्निफिकेंस का वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए अप्लाई हम लोग दोनों केस में कर सकते हैं, बट इसका डी ब्रॉगलीज का जो सिग्निफिकेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, मतलब एटॉमिक लेवल या सब एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स के लिए। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। एप्लीकेबल, यहाँ पे एक चीज लिख लेना, यहाँ पे एक नोट कर लेना, एप्लीकेबल फॉर ऑल मटेरियल्स। ठीक है, बट इट हैज सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इट हैज सिग्निफिकेंस ओनली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक। अप्लाई तो हम लोग सभी मटेरियल के लिए कर सकते हैं, बट इसका सिग्निफिकेंस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये हो गया डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। इसमें देखना क्वेश्चन सब करोगे तो सिंपली इसी फॉर्मूले पे तुमको क्वेश्चन सब मिलेगा, जितना फॉर्मूला बताए हैं इसका, इसी फॉर्मूले पे तुमको क्वेश्चंस मिल जाएगा। इसके बाद इसमें हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये क्या बोलता है? ठीक है, तो जैसे बोर्स मॉडल जो था, बोर्स मॉडल में एक इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन को किसकी तरह ट्रीट किया गया था? एक पार्टिकल की तरह। लेकिन जो एक्चुअली अभी हम लोग डी ब्रॉगलीज मॉडल पढ़ रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है और वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो एक्चुअली में जो बोर्स मॉडल था, तो बोर्स मॉडल के जो भी पोस्टुलेट्स थे वो सारा चीज इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल मान के बनाया गया था। इसलिए हम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का सारा चीज कैलकुलेट कर पा रहे थे, उसका साइज, उसका स्पीड कितना है,
एग्जैक्टली किस ऑर्बिट में वो कितने स्पीड से घूम रहा होगा, उसका डिस्टेंस कितना होगा न्यूक्लियस से, वो चीज एग्जैक्टली हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे थे, क्योंकि उसको बोर्स मॉडल के केस में एक पार्टिकल की तरह एज्यूम किया गया है। तो उसका पोजीशन, उसका मोमेंटम, सारा चीज हम लोग डिटरमाइन कर पा रहे थे एक्यूरेसी के साथ। बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह ट्रीट करोगे, जैसे डी ब्रॉगली बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है, तो उस केस में जो है पोजीशन और वेलोसिटी, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन अगर वो वेव की तरह होगा, वेव की तरह अगर मूव कर रहा होगा, तो उस केस में उसका एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी ये डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है एक्यूरेसी के साथ। मतलब साइमल्टेनियसली हम लोग दोनों चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं एक्यूरेटली एकदम। कौन कौन सा दो चीज है? ना तो उसका पोजीशन हम लोग एग्जैक्टली बता सकते हैं और ना ही वेलोसिटी बता सकते हैं प्रिसाइजली, मतलब बहुत ही एक्यूरेसी के साथ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताया जा सकता है। कब? जब इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह जाएगा। तो यही चीज बोला गया है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी का मतलब वही हुआ कि इलेक्ट्रॉन अगर वेव की तरह घूम रहा होगा तो साइमल्टेनियसली उसके पोजीशन को और उसके वेलोसिटी को डिटरमाइन करना जो है वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक टर्म जुड़ता है अनसर्टेनिटी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल it states that it is impossible to measure the exact position and exact momentum of a body as small as an electron। मतलब यहाँ भी वही चीज है कि ये भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही वैलिड होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ ए बॉडी एज स्मॉल एज इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली हम लोग कभी भी किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम कभी भी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज स्टेट किया था हाइजेनबर्ग, एक साइंटिस्ट का नेम था जो कि एक प्रिंसिपल के थ्रू ये बताया था। ठीक है, इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मैथमेटिकल रिलेशन ये है इसका। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है मैथमेटिकल रिलेशन टू द अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी मतलब कितना, मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। ठीक है, मतलब कितना पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगा उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स से। मतलब पोजीशन में कितना अनसर्टेनिटी होगा वो बताया जाता है डेल्टा एक्स से। अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम को बताते हैं एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम को के अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा पी से। ठीक है, या फिर मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो मास तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वो तो चेंज नहीं हो सकता है, मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये पढ़े होगे ना, मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, मास हमेशा फिक्स रहता है। तो मोमेंटम अगर अनसर्टेनिटी है तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, क्या चेंज हो सकता है यहाँ पे? वेलोसिटी चेंज हो सकता है। तो इसलिए m इंटू डेल्टा वी, मतलब वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आ सकता है। ठीक है, आर रिलेटेड बाय हाइजेनबर्ग्स रिलेशनशिप। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिया था। तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या था इसका, ये ध्यान रखना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। ठीक है,
तो ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन था कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इन दोनों का जब प्रोडक्ट लोगे ना तो इसका देखा गया था वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा था h/4 पाई। h/4 पाई एक कांस्टेंट हो गया, h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट और पाई तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, यहाँ पे h लिख लेना, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये याद रखना है तुम लोगों को, ये मैथमेटिकल रिलेशन है किसका, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। इसको बहुत सारे फॉर्म्स में लिख सकते हैं हम लोग, जैसे मोमेंटम को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं मास इनटू डेल्टा v से, तो दैट विल बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी लिखा जाता है इसको, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई m। ठीक है, मास को उधर भेज दिए क्योंकि मास कांस्टेंट है, तो ये इसका इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये मैथमेटिकल रिलेशन है, ये फॉर्म ध्यान रखना है। अब तुम लोग अगर थ्योरेटिकली कैलकुलेट करोगे तो वहां पे इक्वल टू मान के हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 पाई। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में हम लोग इक्वल टू मान के सॉल्व कर सकते हैं, अभी क्वेश्चंस कराएंगे उससे क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्म बस याद रखना है, दो फॉर्मूला होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन h/4 पाई, या फिर वेलोसिटी के टर्म में लिखोगे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई m आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? लिख लिए यहाँ तक? यस सर। बोलो, सब लोग लिख लिए? यस सर। ठीक है, तो थियोरेटिकल कैलकुलेशन में ये चीज ध्यान रखना कि हम लोग इक्वल टू मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस के तरह सिर्फ और सिर्फ इसके लिए वैलिड होगा, या फिर इसका सिग्निफिकेंस होल्ड करेगा सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस जो होगा यहाँ पे लिख सकते हो इसमें भी कि, सॉरी तो डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस का सिग्निफिकेंस जो होगा ये होल्ड करेगा सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो ऐसा नोट करके, द इफेक्ट, जैसे डी ब्रोगलीस में था उसी तरह हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल is significant only for the motion of microscopic objects. ठीक है, and is negligible for that of मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक के लिए इसका इफेक्ट जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड होगा। ठीक है, यहाँ लिखो फिर इसके क्वेश्चंस देते हैं। हो गया, चलो अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, इसमें करना
पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोस्कोप यूजिंग ए, ठीक है, suitable photon is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom, ठीक है. What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity, ठीक है. चलो पहला ये निकालो, फर्स्ट ये निकालना है तुमको. और दूसरा क्वेश्चन है, देखो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में जब क्वेश्चन आए तो इक्वल टू मान के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई, ठीक है. तो इक्वल टू मान के आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो थ्योरेटिकल में. पहला ये निकालो, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक. चलो ये दोनों क्वेश्चन करो, अपने आप फर्क समझ में आ जाएगा कि क्यों माइक्रोस्कोपिक के लिए ये सिग्निफिकेंट होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए क्यों नहीं करेगा. ये दोनों क्वेश्चन करो फिर समझ में आ जाएगा. हो गया पहला. हेलो, पहला बना. बोल नहीं रहे हो कोई कुछ. बना रहे सर.
कैलकुलेशन है थोड़ा, ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लो आराम से। सर पहला का 5.79 into 10⁶ बताओ कितना आया पहला का? 5.79 5.79 into इंटू 10⁶ 5.79 इंटू 10⁶ यूनिट, क्या चीज? यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। ये यहाँ पे निकालना क्या, डेल्टा वी निकालना है हमको। 5.79 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। दूसरा का पहला वाला बनाने सब, जाए। पहला वाला हो गया सबका, इतना ही आ रहा है। हेलो, हेलो, बाकी लोग बना रहे हो या सो गए हो? आवाज जा रहा है बाकी लोगों को? आ रहा है सर आवाज। बाकी लोग कहाँ चला गया? गौरव? यस सर। अच्छा, तुम ही आंसर दे रहे हो। यस सर। अभिषेक, अंकित, ये सब क्या कर रहा है? नहीं बन रहा सर, इसीलिए नहीं बोल रहा। तो बोलोगे ना एटलीस्ट कि नहीं बन रहा है, तो बताएंगे उस केस में। तो चुप रहे तो मतलब रेस्पॉन्ड करोगे तभी तो बताएंगे ना। कृष्णा? सर नहीं बन रहा है सर। तो सो रहे हो आराम से, नहीं बन रहा है तो? नहीं सर। तो बोलोगे, जब पूछ रहे हैं तो बताओ नहीं बन रहा है, तो वो बताएंगे ना उस हिसाब से आंसर। कुमार सर्वेश, तुमसे बना? नो सर। अश्मिता? नो सर। चलो यहाँ देखो, क्वेश्चन में बोला गया है एक माइक्रोस्कोप यूज किया जा रहा है सुटेबल फोटोन का, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो 0.1 एंगस्ट्रम में अगर लोकेट करना है तो उसका डेल्टा एक्स, ठीक है, ये फर्स्ट का है। तो डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये क्या आ जाएगा? 0.1 एंगस्ट्रम के बीच में ही वो होना चाहिए। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू जो हो गया ये 0.1 एंगस्ट्रम हो गया। यहाँ पे डायरेक्टली डेल्टा एक्स तुमको दिया हुआ है। तो 0.1 एंगस्ट्रम मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 इंटू क्या आ जाएगा, 10⁻⁻10 -10। मीटर, ठीक है। अब निकालना है हमको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना है, मतलब डेल्टा वी निकालना है। और इलेक्ट्रॉन है तो इसका मास तुमको पता ही है। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है सही यूनिट में? 9.1 इंटू 1 into 10⁻⁻31 -31। kg, ठीक है। अब जो फॉर्मूला बताएं वो फॉर्मूला यूज करो। क्या था फॉर्मूला? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4πm। बस इसमें पुट करना है वैल्यू, कैलकुलेशन है थोड़ा, और क्या है।
तो डेल्टा वी हमको निकालना है, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू एच बाई 4 पाई एम। सारा वैल्यूज तो तुमको पता ही है। एच का क्या वैल्यू है, 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। और डेल्टा एक्स कितना हो गया, 0.1 इंटू 10⁻−10। और 4 पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14। 3.14 चलो, और इंटू एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻−31 kg। बस इसी को सॉल्व करना है। थोड़ा सा देखने में लग रहा है कैलकुलेशन ज्यादा है, बट ये कुछ नहीं है, पावर और कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेना। इसी को जब सॉल्व करोगे तो डेल्टा वी का फॉर्मूला, डेल्टा वी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 5.79 के आसपास आ जाएगा इंटू 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना है। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ये इस ऑर्डर में आ गया, देख लो। डेल्टा वी का वैल्यू निकालना था। ठीक है, देख लो, किसी को कोई डाउट है इसमें, बताओ। हेलो, नो सर। चलो, तो ये अगर बन गया तो दूसरा वाला बनाओ। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन बनाओ फटाफट, इतना टाइम मत लगाना। हो गया, बन रहा है दूसरा वाला। डेल्टा भी 2% ऑफ भी हो जाएगा ना। यहाँ पे बोला गया है, देखो डायरेक्टली तुमको डेल्टा भी नहीं दिया हुआ है, तुमको सर दिया हुआ है 1.46 इंटू 10⁻30 आ रहा है। हेलो, ठीक है, डेल्टा भी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे बोला गया है कि इट विल बी मेजर्ड विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 2%।
मतलब 2% के एक्यूरेसी में मेजर किया जा रहा है। 2% किसका? स्पीड का 2%। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो क्या क्या दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले हम अनसर्टेनिटी इन स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, यस अनसर्टेनिटी इन स्पीड कितना हो जाएगा? ये डेल्टा वी दैट विल बी इक्वल टू 2% ऑफ ये स्पीड। ठीक है, जो स्पीड दिया हुआ है उसका 2%, तो 2/100 ऑफ स्पीड कितना दिया हुआ है? 45 45 मीटर पर सेकंड। तो इसी को सॉल्व करोगे तो ये 90, ये 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 9 मीटर पर सेकंड। तो 0.9 मीटर पर सेकंड ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आ गया। ठीक है, अब दूसरा चीज दिया हुआ है तुमको क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है? अनसर्टेनिटी इन एक्स निकालना है तुमको। मास दिया हुआ है, उसका मास कितना दिया हुआ है? मास कितना दिया हुआ है बताओ? 40 ग्राम 40 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग केजी में पुट करेंगे, सारे एसआई यूनिट में लेते हैं। तो 40 इंटू 10⁻³ ये केजी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच बाय डेल्टा वी इंटू 4 pi m 4πm। ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर दो अब सारे। यस सर आ गया तो h का वैल्यू आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34 और बाय डेल्टा v आ गया कितना? 0.9 है, और 4 और पाई का वैल्यू 3.14 और मास का वैल्यू कितना पुट करोगे? 40 इंटू 10⁻³ बस इसी को सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये देखो 1.46 10⁻³ मीटर यस ये आज। ठीक है, इस रेंज में। तो देखो ये 10⁻³ है, जो एक्चुअली में डायमीटर होता है न्यूक्लियस का, वो 10⁻15 के ऑर्डर में होता है। तो देख रहे हो ना, उससे भी ये 18 गुना उससे कम है, मतलब 10⁻18 टाइम्स। हम लोग 18 एक्चुअली जो न्यूक्लियस होता है उसका रेंज कितना होता है? 10⁻15 का ऑर्डर होता है उसका डायमीटर का। लेकिन यहाँ पे जो स्पीड आ रहा है हमारा अनसर्टेनिटी इन डिस्टेंस जो आ रहा है या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ रहा है, ये 10⁻³ के ऑर्डर में आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 10⁻18 टाइम्स कम है। तो ये देख रहे हो, ये वैल्यू बिल्कुल भी क्या है? नेग्लिजिबल है, मतलब इसको आसानी से हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लिए, मैक्रो बड़ा पार्टिकल ले रहे हैं जिसका स्पीड ज्यादा है, जिसका मास भी ज्यादा है, मास देख रहे हो 40 ग्राम है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से जब कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा मास है। तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंस जो है ये बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये ध्यान देना कि जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जब कैलकुलेट करोगे, बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए कैलकुलेट करोगे, तो अनसर्टेनिटी जो आएगा, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, तो इसमें ये वैल्यू बिल्कुल क्या सिग्निफिकेंट वैल्यू है। ये तो बिल्कुल सिग्निफिकेंट वैल्यू है ना, 10⁻6 के ऑर्डर में है, तो बहुत ही बड़ा वैल्यू है, सिग्निफिकेंट वैल्यू है। लेकिन जब हम लोग वही चीज बड़े ऑब्जेक्ट के लिए निकाल रहे हैं तो उसका वैल्यू इतना छोटा आ जा रहा है कि उसको हम लोग आसानी से नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दोनों चीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है? माइक्रोस्कोपिक, मतलब इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़े पार्टिकल्स के लिए वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? देख लो एक बार। तो ये दो फॉर्मूला, इसका ध्यान रखना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यही दो फॉर्म है और डी ब्रोगलीस का वही फॉर्म है। तब इसमें क्वेश्चंस जो तुमको मिलेगा बुकलेट में देखना, दोनों को कंबाइन करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कंबाइन करके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बुकलेट में है ना, क्वेश्चन सेपरेट इसका दिया होगा, डी ब्रोगलीस का और
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, ठीक है। तो अब इसके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक तुम लोग आसानी से क्वेश्चन सब ट्राई कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? हेलो। Yes, Yes. sir. यस सर। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक क्वेश्चंस बना लेना, ठीक है। इसमें एक श्रोडिंगर इक्वेशन बचा हुआ है, श्रोडिंगर इक्वेशन को हम लोग बाद में देखेंगे, उससे पहले हम लोग क्वांटम नंबर वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक सर है। सोमरफील्ड एक्सटेंशन, क्या चीज? एक और टॉपिक दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ टॉपिक? एक मिनट। कहाँ पे टॉपिक दिया? सोमरफेल्ड एक्सटेंशन टू द बोर्स मॉडल। नहीं, वो सारा चीज नहीं है अपने सिलेबस में, ठीक है। हाँ, हम लोग को ठीक सिर्फ बोर्स, बुकलेट में ठीक दिया है। था इसीलिए बोले हम। चलो, तो यहाँ तक तुम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक क्वेश्चंस कर लो। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वांटम नंबर्स वाला टॉपिक पहले कंप्लीट करेंगे, क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है, और बॉ प्रिंसिपल, होम्स रूल, ये सारा चीज पहले देखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक यहाँ तक तुम लोग क्वेश्चंस बना लो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक, ठीक है ना? यस कोई सर। डाउट है यहाँ तक किसी को? बोलो बोलो। नहीं सर। चलो फिर बनाओ क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्वांटम नंबर से आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। यस सर। चलो।